हेलो दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ और एग्जांपल्स की। ठीक है, तो हमने देखा था कि सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम कुछ और रेजिस्टेंसेस देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें ए और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ वायर्स भी कनेक्टेड हैं। तो इसको कैसे करते हैं, इसका तरीका पहले समझते हैं। इसमें करने का तरीका होता है कि जहाँ पे भी हमें जंक्शन दिख रहे हैं, जो भी जंक्शन दिख रहे हैं उन पॉइंट पे हमें नंबरिंग कर लेनी चाहिए। ये जंक्शन जितने दिख रहे हैं उनके पास हमें नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और इसको रीड्रॉ करेंगे डायग्राम को। जब हम रीड्रॉ करने जाएंगे तो हम बोलेंगे ये ए हो गया, और ए के बाद में फर्स्ट पॉइंट 1 है, और 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो आर है। ठीक है, तो ये हमसे 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है। और 1 और 3 को अगर हम देखें तो 1 और 3, ये जो वायर है 1 और 3 को जो कनेक्ट कर रहा है, ये एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि दोनों जगह पर जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब 1 और 3 का पोटेंशियल इक्वल है, तो उन दोनों पॉइंट्स को हम सेम ही प्लेस पे रख सकते हैं। तो ये 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है। तो अब हम देखेंगे 3 और 2 के बीच में भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 2R है। तो 3 यहाँ पे है और 2R हम लगा के ये 2 तक पहुँचेंगे। ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस आ गया। अगर हम देखें 2 और 4 को, वो भी हमारे पास क्या है, सेम ही पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड हैं। अगर सेम पोटेंशियल है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का हम एक साथ रख सकते हैं। और अब हम देखें 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी हमारा आर है। अब अगर हम देखें तो ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में लग कनेक्टेड है, और हमको पता है कि आर इक्वलेंट हम कैसे निकालते हैं। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2r आ जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये टोटल मिला के 5/2r होगा, जो कि हमें आर इक्वलेंट की वैल्यू 2r/5 हो जाएगी, जो हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हम सही से समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से करते हैं। एक बहुत सिंपल मैथ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप का है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। अब फिर से हमें वही मेथड यूज़ करना है जो अभी हमने सीखा, जो हम बोलते हैं जंक्शन मेथड। तो जंक्शंस में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास फिर से हमने जंक्शंस पे नंबरिंग कर दिया। अब हम निकालते हैं, फिर से इसको रीड्रॉ करते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे एक पॉइंट था ए, और ए के बाद में एक रेजिस्टेंस है जिसको हम आर बोल रहे हैं। फिर हमारे पास पॉइंट 1 आता है। अब 1 से 2 के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, और 1 और जो 3 है, अगर हम उसको देखें तो ये सेम ही वायर से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो दोनों को एक साथ रखेंगे। अब 3 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, तो हम 3 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे 2 और 4 फिर से एक वायर से कनेक्टेड हैं, उनको भी हम एक साथ रख सकते हैं। तो अब हम देखें 3 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 3 इधर है और 4 इधर है, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे फिर से एक रेजिस्टेंस आर के साथ। ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो हमें सबको लिख लेना चाहिए। अभी हम देखते हैं आगे 4 और 5 के बीच में। अब क्योंकि 4 और 5 दोनों भी एक वायर से कनेक्टेड हैं, तो इनका भी पोटेंशियल सेम है। इनका पोटेंशियल सेम है, तो अगर हम देखें तो 4 और 5 के बीच में भी हमको एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, और फिर 5 से हम बाहर बी की तरफ जाएंगे। अब अगर हम सही से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए कोई यूज़फुल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब हम आर इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो बाकी रेजिस्टेंसेस को हम निकालेंगे।
तो हम फिर से रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। ये ए है, पहला रेजिस्टेंस हमारे पास आर आ गया। अब ये सब के सब पैरेलल में है, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक आर है, एक 2R है और एक आर है, इन तीनों को पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे। तो ये 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r एंड 1/2r, ये हमारे पास पैरेलल में थे। इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2R एलसीएम, यहाँ 2 + 2 + 1, तो यहाँ से हमारा R इक्वलेंट की वैल्यू 2R/5 आ गई। तो हम इसको एक और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कि ये 2R/5 है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, और ये है बी पॉइंट। तो दो रेजिस्टेंसेज अब सीरीज में हो गए, इसको सॉल्व कर लीजिए। R इक्वलेंट की वैल्यू हमको मिल जाती है R + 2R/5, तो ये हमारे पास टोटल 7R/5 एक सिंपल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा अलग समझते हैं। ये अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें फिर से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में समझें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो हमने समझा है उससे। अगर यहाँ 1 और 2 के बीच में अगर हम देखेंगे, तो ए और बी के बीच में देखेंगे, तो फिर से अब हम यहाँ पे जंक्शंस को यूज़ करें तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब इसको देखिए, ए और बी के बीच में जो ब्रांच है, ये पहली ब्रांच है आर। दूसरी ब्रांचेस जो हैं वो डायरेक्टली इसके बीच में नहीं है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जैसे अगर हम अगली नेक्स्ट आर को देखेंगे तो वो डायरेक्टली बी तक नहीं पहुंच रही है, एक और रेजिस्टेंस आर के थ्रू पहुंच रही है। नेक्स्ट ब्रांच को देखेंगे तो वो एक और आर है, फिर आर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर है, तब ये पहुंच रही है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, उनका एक तरीका रहता है कि आप सबसे दूर वाले ब्रांच से स्टार्ट करिए सॉल्व करना। ए और बी के बीच में जो भी हमारे पास ब्रांच है उससे सबसे दूर चले जाइए। सबसे दूर जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि सबसे दूर वाली ब्रांच ये ब्रांच थी। अगर ये ब्रांच है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों किस में आते हैं, सीरीज में आएंगे, और फिर नेक्स्ट ब्रांच के साथ पैरेलल में है। तो इसको हम रीड्रॉ करेंगे डायग्राम को बेटा। यहाँ पे ये ए है और ए पॉइंट के बाद में एक रेजिस्टेंस इस तरीके से था, ये बी पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये आर है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ आर था और इसके बाद एक रेजिस्टेंस इधर आर है, और दूसरा जो है वो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमने लिखा है, वो हमारा अब 2R होगा। तो अगर आप देखोगे 2R एंड R जो है वो पैरेलल में है, तो इसको पहले R इक्विवेलेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2R × R डिवाइड बाई 2R प्लस R होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2R/3। ये सिंपल आंसर आ गया। ठीक, अब इससे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 2R/3 और जो R है नेक्स्ट R, ये वाला पार्ट, ये दोनों फिर से सीरीज में है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5R/3। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो इसको। ये अब हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हो गए, ये रेजिस्टेंस R था, यहाँ पे फिर से ये 5R/3 हो गया, ये हमारे पास R हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इनको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास R इक्वलेंट 5R/3 इंटू R डिवाइड बाई 5R/3 प्लस R, ये होगा, जिससे हमें पता चलता है ये कितना हो गया, 5R²/3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8R/3। अब आप सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ से आंसर बेटा 5R/8। बेसिक कैलकुलेशन है, सब लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमें समझ में आएगा। ये रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि ए और बी के बीच में फिर से हमें निकालना है, तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे एंड वाले रेजिस्टेंसेस है। सबसे एंड मीन्स सबसे दूर वाली ब्रांच, तो हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे दूर वाली ब्रांच। अब हम देखें, जो पहली ब्रांच है वो 3 और 3 दोनों सीरीज में है। सीरीज में है, कितना हो गया, ये 6 हो गया, एंड 6 और नेक्स्ट 6 के साथ में ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो गया, ये 3 हो गया।
फिर 3 और 3, ये वाला 3 जो है वो सीरीज में आ जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 6 के साथ में अगर हम देखेंगे तो ये फिर से किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, जो कि आंसर फिर से 3 आ जाएगा। 3 और 3 फिर से किस में है, सीरीज में है, जिसका आंसर फिर से 6 हो जाएगा। और 6 और 6 फिर नेक्स्ट ब्रांच जो वो पैरेलल में है, फिर से 3 हो जाएगा। एंड 3 एंड 3 फिर से सीरीज में आ गया, वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 एंड 3 जो है वो हमारा पैरेलल में है, जो हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास डायरेक्टली वन लाइन हमें सॉल्व करने के लिए मिली, जो हमारे पास आ गया 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, जो हम देख सकते हैं ये 18 डिवाइड बाई 9 होगा, जो कि 2 ओम आता है। तो इसका आंसर हमें बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि 2 ओम हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास फिर से फाइनाइट लैडर है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस फाइनाइट लैडर के बारे में हम समझेंगे। इसमें क्या है, हमें फिर से ए और बी के बीच में जो सबसे दूर वाली ब्रांच है वहां से हम सॉल्व करेंगे, मतलब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो अगर हम देखें, ये लास्ट के आर आर एंड आर, ये दोनों तीनों के तीनों सीरीज में है। तो ये हो गया 3r, और ये r के साथ में पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3r इंटू आर डिवाइड बाई 3r प्लस आर। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं। 3r इंटू आर, ये हमारे पास मिल जाएगा 3r² डिवाइड बाई 4r, एंड ये हो जाएगा 3r/4। ठीक है, अभी अभी रीड्रॉ करेंगे इस डायग्राम को। तो रीड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस तरीके से, फिर से एक R, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, एंड फिर से हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3r/4। ये हमारे पास R हो गया, ये R हो गया, ये भी R है, एंड ये भी R है। ठीक है, ये हमारे पास A और B है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब 3r/4, ये हमारे पास जो 3r/4 है, और ये नेक्स्ट R है, इसके बारे में हम देखें तो आपको समझ आएगा कि ये तीनों के तीनों फिर से सीरीज में है। तो सीरीज में है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि r प्लस 3r/4 प्लस r, हम फिर से एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा 4, ये 4r प्लस 3r प्लस 4r। ओके, ये टोटल हो जाएगा 11r/4। ठीक है, 11r/4 हो गया। अब ये नेक्स्ट r के साथ में पैरेलल में है, सॉल्व कर लेते हैं। 11r/4 इंटू r डिवाइड बाई 11r/4 प्लस r, जो कि हमें मिलेगा यहाँ से 11r² डिवाइड बाई 4 अपॉन ये है 15r/4, जो कि हमें वैल्यू मिलेगी 11r/15। ये बेसिक आंसर आ गया। ठीक है, अब 11r/15 फिर से रीड्रॉ कर लेंगे डायग्राम को। ये हमारे पास अब सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस दिखेंगे इस तरीके से, ये A है, ये B है, ओके, ये R है, ये भी R है। अब ये हो गया 11r/15 बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये सब तीनों सीरीज में हो गए। अब सीरीज में होंगे तो आप बोलोगे R है, फिर 11r/15 है, एंड फिर से R है। ये हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट होगा, जो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने में हमें कितना मिलता है, ये 15 हमारा एलसीएम हो गया, ये 15r प्लस 11r प्लस 15r। ओके, यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू 41r/15। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, होप सबको समझ आ रहा है। ओके, ये हम देख सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने लगाई है। एक तो हमारे पास में फाइनाइट लैडर भी है, और हमने यहाँ पे जंक्शन सॉर्टिंग केस भी लगाया है। ठीक है, अभी हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये A और B है, तो सबसे दूर वाली ब्रांच से सॉल्व करेंगे। सबसे दूर वाली ब्रांच तो ये है, लेकिन ये तो वायर है। अब ये वायर जो है, ये 5 ओम के रेजिस्टेंस को यूजलेस बना देता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो 5 ओम के हैं वो दोनों हमारे सेम पोटेंशियल पे आ गए, मतलब ये कोई यूज का रेजिस्टेंस नहीं रह गया। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब आपको दिखेगा कि जो 2 ओम है और ये 2 ओम है, ये दोनों पैरेलल में आ गए।
किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये 2 ओम है, ये दोनों एंड से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो 2 ओम एंड ये 2 ओम फिर से पैरेलल में है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। ओके, ये 1 ओम हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मिल गया ये हमारे पास एक 1 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। और हम फिर से सॉल्व करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम एंड ये 2 ओम एंड ये भी हमारे पास 1 ओम हो गया फाइनली। ठीक है, अब 1 ओम एंड 2 ओम ये फिर से सीरीज में है, तो ये फिर से 3 ओम हो गया। तो आप बोलोगे कि ये फिर से 3 ओम है, यहाँ पे भी एक 3 ओम है, यहाँ पे भी एक 3 ओम है। ये तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ओके, और तीनों की वैल्यू सेम है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आर इक्वलेंट जब हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे इस तरीके से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर हम यहाँ देखें तो ये बन जाएगा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से 1 ओम मिल जाएगी। होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है इनफाइनाइट लैडर के लिए। किसके लिए है, इनफाइनाइट लैडर के लिए है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपल मीनिंग रहता है कि जैसे इनफाइनाइट लैडर मीन जैसे अगर हम बात करें ओशन में या सी के अंदर तो बहुत ज़्यादा वाटर है, या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर उसमें से हम एक बकेट ऑफ वाटर हम बाहर निकालें तो उसके वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, या एक बकेट वाटर और हम उसमें ऐड कर देते हैं तो भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि let us assume that R equivalent is equal to X for this complete circuit। ओके, कंप्लीट सर्किट के लिए हमने R equivalent को कितना माना है, X माना है, जो हमें निकालना भी है। तो आप देखोगे कि ये जो 1 है R1 एंड ये जो R2 है ये एक ब्रांच है। ऐसे ही ये R1 एंड R2 भी एक ब्रांच है, ऐसे ही ये भी R1 एंड R2 जो एक ब्रांच है। ये ऐसी इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं, इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। अब इन इनफाइनाइट ब्रांचेस में से अगर मैं एक ब्रांच को बाहर भी निकाल दूं या एक ब्रांच ऐड भी कर दूं तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमें समझना है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और हम बोलते हैं कि अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे हमने एक ब्रांच को बाहर निकाला R1 R2 के, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी R इक्वलेंट जो है वो X ही रहने वाला है। मतलब ये R2 है, ये R1 है और ये X है जो इक्वलेंट है पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, अब हम A और B के बीच में फिर से निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो R2 और जो R1 की वैल्यूज, ये R2 और R1 की जो वैल्यूज हैं, R2 और R1 और X वैल्यू, पहले R2 और X को देखेंगे। R2 और X वैल्यू जो है वो पैरेलल में है, फिर R1 के साथ सीरीज में है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। नेक्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये हमारा R1 हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये वैल्यू पैरेलल में है, तो इसको हमने सॉल्व किया R2X अपॉन R2 प्लस X। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आया। अब दोनों सीरीज में आ गए, तो अब सीरीज में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आ गया फाइनली, ये बन गया R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 x डिवाइड बाई R2 प्लस एक्स। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया R इक्वलेंट का, लेकिन यही बराबर होना चाहिए x के फिर से, ये हमें समझ आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा R1 इंटू R2 प्लस एक्स, ये हमने एलसीएम ले लिया है, और ये R2x डिवाइड बाई R2 प्लस एक्स हो गया, जो कि बराबर है x के फिर से। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R1x प्लस R2x इज इक्वल टू R2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं
ओके, R2x एंड ये वाला R2x, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब ये कैंसिल होगा तो हमें यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस R1x माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। ये हमको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, ओके, प्लस 4R1 R2, ओके, डिवाइड बाई हमारे पास वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2। ये हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है, वही हमने यूज़ किया। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बेटा, इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते नेगेटिव साइन? क्योंकि अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो R1 से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि हमने R1 स्क्वायर में हमने कुछ चीज़ ऐड कर रखी है, 4R1 R2, तो ये टोटल वैल्यू R1 से बड़ी हो जाएगी। अगर हम यहाँ नेगेटिव ले लेंगे तो टोटल x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं। तो आप इसका आंसर अब क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू R1 प्लस अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है, जो आपको समझ आना चाहिए। मुझे लगता है सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। सेम इनफाइनाइट लैडर है। थैंक यू। एंड ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन के लिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इससे थोड़े अपर लेवल में रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे अच्छे एग्जाम्स के लिए, जैसे जेई के क्वेश्चन के लिए, जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।